हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार। आज मेरी पॉलिटी के ऊपर तीसरी क्लास होगी। इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लास कर लिए थे। तो पहले क्लास में हम सिर्फ पॉलिटी के बारे में जाने थे कि उससे आप जुड़ सकें, और दूसरी क्लास हमने लिए थे जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में और जो यूरोपिया कंपनी थी जो भारत आई थी उसके बारे में जाने थे। तो उससे आगे जाने से पहले हम उसका कुछ रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखे थे कल कि जो ब्रिटिश मतलब भारतीय संविधान है उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा था यूरोपिया कंपनियों का रहा था। यूरोपिया कंपनियों में भी किसका रहा था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। देखिए, जो हमारा संविधान है किसका प्रभाव रहा था? यूरोपिया कंपनी का प्रभाव रहा था। और यूरोपिया कंपनी में भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं इसका क्रम क्या था आने का। तो सबसे पहले देखे थे पुर्तगाल आया था कब? 1498 में। उसके बाद देखे थे ब्रिटेन आया 1600 में। उसके बाद डच आया 1602 में। उसके बाद डेनिश आता है 1616 में। और लास्ट में फ्रांस आता है 1664 में। इस तरह इसका क्रम था आने का। जब सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया था EIC कब? 1616 में। उस समय जब यह भारत आया था किसके ऑर्डर पर आया था? उस समय महारानी कौन थी ब्रिटेन के? तो रानी एलिजाबेथ। रानी एलिजाबेथ उस समय रानी थी, और रानी एलिजाबेथ से ही परमिशन लेके 15 वर्ष का चार्टर दिया गया इनको, तभी भारत आया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था EIC का, ईस्ट इंडिया कंपनी का? लंदन में। कहाँ था? लंदन में। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसको बनाया किसने था? देखे थे जॉन वाट और जॉर्ज वाइट। ये दोनों ने मिलकर कंपनी को बनाया था। उससे पहले जब ये कंपनी आई थी भारत, तो हम जानते हैं कि जब 1600 में आई थी तो भारत पे उस समय मुग़ल पीक पे था, मुग़ल अपने चरम पर था। लेकिन होता है क्या, कुछ दिन बाद घटना 1700 के बाद 1707 के बाद जब अंग्रेजों की मृत्यु हो जाती है तो मुग़ल कमज़ोर पड़ जाती है। और उसी के बाद 2 निर्णायक युद्ध भी होता है। देखे थे 1600 में जब मुग़ल पीक पे था। लेकिन होता है क्या, 1700 के बाद जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो मुग़ल कमज़ोर हो जाती है। लेकिन उसके बाद देखे थे 2 निर्णायक युद्ध हुए थे। कौन कौन? पहला देखे थे 1757 का पलासी युद्ध। पलासी जाने थे कहाँ? वेस्ट बंगाल के गांव है। और रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला का युद्ध हुआ था जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता था। उसके बाद 1764 की युद्ध देखे थे बक्सर का। बक्सर कहाँ? बिहार का एक शहर है बक्सर। इसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। लेकिन होता है कि 1764 की युद्ध के बाद इसका परिणाम निकलता है कि 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। क्या होता है? इलाहाबाद की संधि होती है। पहले इलाहाबाद की संधि जान लेते हैं। जब इलाहाबाद की संधि होती है तो उसमें होता है क्या, अंग्रेजों के पास तो युद्ध तो जीत गया अंग्रेज, उधर पपेट नवाब बना दिया गया। लेकिन अंग्रेजों के पास क्या क्या आ गया? भूभाग आ गया, जनसंख्या आ गई, सरकार आ गई और संप्रभुता आ गया। भूभाग तो था ही, इंडिया का भूभाग तो था ही, जनसंख्या भी था। जब दोनों युद्ध जीत गया तो अब राज कौन करेगा भाई? जो राज करता था उसको आप हरा दीजिएगा, आप उसको राज अब लीड खुद कीजिएगा। सरकार तो उसका खुद हो गया, और सरकार जब खुद हो गया तो उसको तो अब रोकने वाला कोई था ना, कोई था रोकने वाला? कोई रोकने वाला नहीं था। तो संप्रभुत्व मतलब कि निर्णय लेने की स्वतंत्रता अंग्रेज खुद कर लिया, तो संप्रभुत्व हो गया। सब मिला क्या बन गया? राज्य बन गया। अब भाई राज्य हो गया तो इसको चलाने के लिए आपको व्यवस्था चाहिए, सिस्टम चाहिए, आपको कानून चाहिए। कानून चाहिए यानी कि व्यवस्था चाहिए आपको। तो ब्रिटिश संसद द्वारा इसके बाद जब आपको कानून चाहिए, यानी कानून कौन आता है सवाल कि भाई कानून चाहिए, कानून बनाएगा कौन?
भारत तो बनाएगा नहीं, क्योंकि शासन अब कौन कर रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी कर रहा है, यानी कि ब्रिटेन कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, कानून भी बनाएगी ब्रिटेन बनाएगी। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है सो इनके ब्रिटिश संसद ही कानून बनाएगी, और जो जिसको हम कानून कहते हैं, नियम कहते हैं, उसको ब्रिटिश संसद यानी कि एक्ट कहा जाता था, यानी अधिनियम बनाती थी। अब अधिनियम कौन बनाएगा? ब्रिटेन संसद अधिनियम बनाएगी। अब एक नज़र सिर्फ हम पहले देख लेंगे कौन कौन अधिनियम हमको पढ़ना है और कौन सा अधिनियम ब्रिटिश संसद लागू करेगी, ब्रिटिश पार्लियामेंट लागू करेगी, और कौन ईस्ट इंडिया कंपनी लागू करेगी। इसमें भी दो पार्ट है, दोनों कुछ दिन ईस्ट इंडिया कंपनी लागू करती है, कुछ दिन आगे कुछ घटना घटती है, उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट लागू करती है। तो पहले एक चार्ट देख लेते हैं कि कौन इसको लागू करेगा, कैसे, कौन कौन एक्ट यानी कि अधिनियम आया था। तो देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू अधिनियम और दूसरा ब्रिटिश संसद द्वारा लागू अधिनियम, दोनों अलग अलग लागू अधिनियम करता है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है EIC, ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1853 तक ईस्ट इंडिया कंपनी लागू करती है, और उसके बाद ब्रिटिश संसद जो है, ब्रिटिश पार्लियामेंट, वो 1858 से 1947 तक का जो अधिनियम है वो खुद लागू करती है। लेकिन देखिए, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या लिखा है? संसद द्वारा लागू अधिनियम, ये नहीं मैंने बनाया, सिर्फ लिखा लागू अधिनियम। लेकिन जो दोनों लागू करता अलग अलग ईयर में, लेकिन जो कानून बनता था, जो एक्ट बनता था, अधिनियम, पूरा का पूरा एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ही बनाती थी, लेकिन लागू दोनों अलग अलग किया था। कुछ दिन तक EIC और कुछ दिन तक ब्रिटिश पार्लियामेंट लागू किया था। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो बनाया था पूरा अधिनियम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर और जहां 1947 तक चलेगा, पूरा का पूरा ब्रिटिश पार्लियामेंट ही लागू करेगा। वैसे भी कहीं भी जो एक्ट अधिनियम लागू होता, कोई भी पार्लियामेंट, जैसे भारत सरकार ही है तो अपना भारत पार्लियामेंट में कोई भी नियम लागू होता है, यहाँ से पास होता तभी ना कहीं जाकर लागू होता है। लेकिन पास कौन करता है? बनाता कौन है? पार्लियामेंट बनाता है। उसी तरह बनाया कौन नियम को? ब्रिटिश पार्लियामेंट, लेकिन लागू दोनों अलग अलग करता है। लेकिन इसका भी कारण है। क्या कारण हुआ कि दोनों कुछ दिन ये लागू कर रहा है, कुछ दिन ये लागू कर रहा है? होता है कि 1857 में, आपको पता होगा, क्रांति होती है 1857 में। 1857 में क्रांति होने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो लागू करती थी, तो ब्रिटिश संसद ने इसको हटा के और अपने खुद लागू करना स्टार्ट कर देता है। ये कब? 1857 के बाद, क्रांति के बाद। तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू अधिनियम इस प्रकार थे और ब्रिटिश संसद द्वारा लागू अधिनियम इस प्रकार थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो लागू अधिनियम था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया 1781 में, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आता है, 1786 का अधिनियम आता है, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। 4 गो चार्टर एक्ट आता है। कितना? 4 चार्टर एक्ट आता है। और इस लास्ट में जो 1853 का चार्टर एक्ट है, इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व यानी जो शासन है उसको हटा के ब्रिटिश पार्लियामेंट अपने हाथ खुद ले लेती है 1853 के बाद। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लागू अधिनियम था, वो भारत शासन अधिनियम 1858 में आया, भारत परिषद अधिनियम 1861 में आया, भारत परिषद अधिनियम फिर 1892 में आया, भारत परिषद अधिनियम जिसको पार्लियामेंट सुधार भी कहते हैं 1909 में आता है, भारत शासन अधिनियम जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं 1919 में आया। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 में आता है। भारत परिषद अधिनियम कितना हो गया? 1 2 3 भारत परिषद अधिनियम है और भारत शासन अधिनियम इधर 2 हो गया। इस तरह से ये ब्रिटिश संसद द्वारा लागू अधिनियम है। लेकिन 1935 में जो भारत शासन अधिनियम आया था, यहाँ से 1935 से भारतीय संविधान सभा की मांग उठने लगी थी। यहाँ से जो हमारा संविधान है, मूल रूप से अब हम संविधान की ओर चलेंगे, क्योंकि यही भारत शासन अधिनियम 1935 है, यहीं से संविधान सभा की मांग आने लगी। और आगे 2-4 स्लाइड है, उसको पहले लिख लेते हैं क्योंकि कौन कौन हमको टॉपिक और पढ़ना है। बस इस पर सिर्फ स्लाइड लिख रहे हैं। उसके बाद
पॉइंट बाय पॉइंट एक एक टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे। जब 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है, उसी समय संविधान सभा की मांग उठने लगी थी भारत में। उसके बाद आता अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में। उसके बाद कृषि मिशन आता है 42 में। बेवेल योजना 45 में आता है, और बेवेल योजना का परिणाम होता है कि शिमला समझौता आता है। किसका? बेवेल योजना का परिणाम ही होता है कि शिमला समझौता 45 में होता है। उसके बाद कैबिनेट मिशन पता होगा आपको 46 में आया, और लास्ट में माउंटबेटन योजना आता है, तब संविधान बनता है। कब? लास्ट में 47 में माउंटबेटन योजना आता है। तो हमको भारत का जो संविधान है, विकास है, हमको यहाँ तक पढ़ना है। तो टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, हर पॉइंट को डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, जब ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, उसमें ब्रिटेन का जो राजा था कौन था? जॉर्ज नाथ था। सॉरी, जॉर्ज नाथ नहीं था, जॉर्ज तृतीय था। जॉर्ज तृतीय राजा कौन था? जॉर्ज तृतीय था। प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ। और बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। ब्रिटेन का राजा कब? जॉर्ज तृतीय। प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ, और बंगाल का गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लेकिन जो ये एक्ट जो बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था? लागू हम बोल रहे बनाया गया था। लागू कर क्या किसके द्वारा किया जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। लेकिन बनाया गया था ब्रिटिश सांसद और ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा इसको बनाया गया था। तो उससे पहले देख रहे थे कि जो ब्रिटेन में जो सांसद कोई एक्ट बनता था, उसको किस तरह से आता था? देखिए, सबसे ऊपर ब्रिटेन में होता है क्राउन होता है। कौन होता है? क्राउन होता है। क्राउन के नीचे उसका ब्रिटिश पार्लियामेंट होता है, और ब्रिटिश पार्लियामेंट के बाद अब भारत में आएंगे तो उसका गवर्नर होता है। बाद में जाके गवर्नर जनरल बन जाता है। अब बात आता है कि 1773 के रेगुलेटरी एक्ट जो आया, वो बनाने का कारण क्या था? कुछ तो रीजन होगा। कोई भी एक्ट बनता है, कुछ ना कुछ रीजन बस बनाया जाता है। वैसे कोई भी कानून, कोई एक्ट नहीं बनाया जाता। तो रीजन उसका सबसे पहले हमको जानना बहुत जरूरी है। उसका कारण था कि जब अंग्रेज ब्रिटिश इंडिया कंपनी भारत आया था, तो जब इस भारत पे जब ये कंपनी जब शासन करने लगा, तो उसमें भ्रष्टाचार बहुत हो गया था। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया था। तो उसको रोकने के लिए, अब भ्रष्टाचार बढ़ेगा कैसे? ने सब जितना भी कंपनी का जो कर्मचारी था, वो नवाब से, जो छोटे व्यापारी थे, उससे कोई भी आके मनमानी वसूली करके चला जाता था। और मनमानी वसूल करने के बाद ये नहीं कि कंपनी को देता था, कंपनी को ना दे के ये अपना अपना पॉकेट भर रहा था। तो सिंपल सी बात है, जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी को नहीं वसूल के दीजिएगा, कमा के कंपनी को नहीं दीजिएगा, अपना पॉकेट भरिएगा, तो कंपनी घाटा में जाइए करेगा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी घाटा में चल रही थी। अब उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन क्राउन से, यानी कि सांसद से 10 लाख पाउंड की मांग किया था। कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 10 लाख पाउंड से। अब जब आपको किसी के, मतलब समझ लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट को आपको मालिक बना दिया गया कि चलिए भाई आप उस डिस्ट्रिक्ट के मालिक हैं, वहाँ शासन कीजिए। आप वहाँ जब शासन कर रहे हैं, हर चीज़ आपके हाथ में है, उसको आप वसूल रहे हैं, वहाँ पे कमा रहे हैं, और उसके बाद भी अगर आपको जो बनाया है उससे आप रुपया मांगिएगा कि भाई हम घाटा में चल रहे हैं, तो सोचने वाली बात है। सोचबे करेगा कि भाई जब आपको हम मालिक बना दिए, वहाँ पे आपको वहाँ वसूलने का अधिकार है हर चीज़ का, लेकिन आप घाटा में कैसे जा रहे हैं? तो कुछ न कुछ किया जाएगा। इसीलिए ये एक्ट 1773 का एक्ट लाया गया था। तो पहले इसका कारण हम जान लेते हैं डिटेल्स में। उसका कारण क्या था? भ्रष्टाचार बढ़ गया, दयनीय आर्थिक स्थिति उसका खराब हो गई, और बंगाल में द्वैध शासन था। दयनीय आर्थिक स्थिति खराब होने का कारण क्या किया था? 10 लाख
पाउंड की मांग की थी। किससे? ब्रिटिश गवर्नमेंट से 10 लाख पाउंड की मांग की थी। तो इसी को जब 10 लाख पाउंड की मांग की थी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी सोचा, भाई जब आपको इतना अधिकार दे दिए हैं तब पर भी अगर आप हमसे रुपया मांग रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका जो कंपनी भ्रष्ट हो चुका है, आप कंपनी को सुधारिए, नहीं तो हम कुछ करेंगे। वही होता है कि 1777 का एक्ट आता है, लेकिन एक्ट में होता है क्या, इसका प्रावधान क्या है? तो पहले इसका प्रावधान कारण तो समझ गए होंगे। भ्रष्टाचार हो गया था, दयनीय स्थिति की तरफ चरमरा गई थी, और बंगाल में द्वैत शासन क्या था? एक और संपत्ति का अधिकार लिया गया था और एक और शासन का अधिकार। इसके पहले वीडियो हम बता दिए हैं द्वैत शासन के बारे में। अब इसका प्रावधान क्या किया जाए। इसका प्रावधान हुआ कि जो बंगाल का जो गवर्नर था, उसे बताया था वारेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर था, उसको गवर्नर पद से हटा के नहीं, गवर्नर से उसको गवर्नर जनरल कर दिया गया था। बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था। पॉइंट याद रखिएगा, हम क्या बोल रहे हैं, बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल, न कि भारत का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था। भारत का गवर्नर जनरल आगे जाकर बनेगा। उसका प्रावधान क्या हुआ था? बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और प्रथम गवर्नर जनरल को किसको बनाया गया? वारेन हेस्टिंग्स को। क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। पहले गवर्नर था उसको, लेकिन गवर्नर जनरल बना दिया, ये प्रथम हो गया। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। दूसरा हुआ कि 4 सदस्य वाली कमेटी का गठन कर दिया, कार्यकारी सदस्य बनाएगा 4 सदस्यों वाली, कि जो भ्रष्टाचार जो कंपनी में होता था उसको निगरानी के लिए 4 सदस्यों वाली एक कमेटी यानी कि कार्यकारी सदस्य बनाया गया था। और उसके बाद तीसरा हुआ कि कंपनी को 20 वर्षों का एकाधिकार देगा, मोनोपोली दे दिया। मोनोपोली क्या होता है? एकाधिकार क्या होता है? एकाधिकार मतलब कि 20 वर्ष तक, यानी कि 1773 तक तो आया था, लेकिन उस 1773 के बाद 20 वर्ष के लिए दे दिया, यानी कि 1813 तक अब कंपनी को अधिकार हो गया। अब मोनोपोली क्या है? एकाधिकार मतलब कि अब भारत में 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के सिवा कोई कंपनी भी व्यापार नहीं कर सकता। अब एग्जाम्पल को ले लीजिए कि जैसे ने भारत सरकार से हम गए हमने गए बात करने के लिए, और हमने बोले कि सर हमको बिहार में मोनोपोली चाहिए 10 वर्षों के लिए। तो कुछ मना के हम, अब भारत सरकार भी कौन है? नरेंद्र मोदी है, तो उन्होंने मोनोपोली दे दिया। अब 10 वर्षों तक बिहार में मेरे सिवा कोई बिजनेस नहीं, कोई व्यापार नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये है कि आप जिसको मोनोपोली एकाधिकार मिल गया, सिर्फ और सिर्फ वही व्यापार कर सकता है, उसके सिवा कोई इसमें इंटरप्ट नहीं कर सकता है। तो 20 वर्षों तक का इसको मोनोपोली मिल गया, एकाधिकार मिल गया। कब तक होगा? 1813 तक। और कलकत्ता में उसी वक्त 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो जाती है। यहाँ गौर कीजिएगा थोड़ा। सुप्रीम कोर्ट 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो जाती है। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है कि जब रेगुलेटरी एक्ट आया था उसी वक्त ने क्या कहते हैं, उसके 1 साल बाद 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हो जाती है। ये नहीं कि रेगुलेटरी एक्ट जब 73 में आया था तो 73 में, ये नहीं है, 1774 में किया गया था सुप्रीम कोर्ट का स्थापना। अब यहाँ कन्फ्यूजन होगा कि 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी वो सुप्रीम कोर्ट, और अभी जो भारत में सुप्रीम कोर्ट का जो है, सुप्रीम कोर्ट में बहुत अंतर है। ये जो सुप्रीम कोर्ट थी ना 1774 वाला, इसको एक तरह से समझिए लोअर कोर्ट थी, उस समय का लोअर कोर्ट इसको कह सकते हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट है 1774 का, इसको हम उस समय का लोअर कोर्ट बोलेंगे। क्या? उस समय का लोअर कोर्ट था। और अभी जो अपना भारत में सुप्रीम कोर्ट है जो दिल्ली में भी है, वो 1935 का भारत शासन अधिनियम है उसके तहत ही अभी जो दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बनाया गया। लेकिन 1974 में जो 1774 में जो बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट,
वो एक तरह सा उस समय का लोअर कोर्ट था। और इसका भी एक, जब इसका कोर्ट है तो उसका भाई जज होगा, अन्य सदस्य होंगे, इसका एक कहानी बनता है। इसको थोड़ा बता देते मिटा के। जब 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में, तो उस समय का प्रधान जो मुख्य न्यायाधीश था, मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थी, और अन्य न्यायाधीश में चैम्बर्स, लेमिस्टर और हायर थे। कौन? चैम्बर्स, लेमिस्टर और हायर, और मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे और जो इस बंगाल का जो गवर्नर जनरल था प्रथम, कौन? वारेन हेस्टिंग। इसका एक कहानी भी है कि एक ब्राह्मण थी, घसीटी बेगम। घसीटी बेगम वही है जो पहले अंग्रेज़ों से मिली हुई थी। तो क्या करता है ये वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग और एलिजा एम्पे दोनों घनिष्ठ मित्र, क्लोज मित्र थे। कौन थे? मित्र थे। और वारेन हेस्टिंग ने ये जो घसीटी बेगम थी ब्राह्मण, और कुछ आदमी थे, 5-7 आदमी और थे, उस पर क्या क्या केस कर दिया। किस पे? घसीटी बेगम पे केस कर दिया। जब इस पे केस कर दिया, अब देखिए वारेन हेस्टिंग ने घसीटी बेगम पे केस किया, और इधर मुख्य न्यायाधीश कौन? एलिजा एम्पे। ये वारेन हेस्टिंग का दोस्त था। अब भाई जब जज आपका दोस्त हो जाएगा तो आप उसको कहिएगा कुछ तो आपके लिए कुछ तो कर सकता है। और जब निष्पक्ष तो था नहीं, ईमानदारी पूर्वक करेगा तब न वाचित न्याय करेगा। वो क्या एलिजा एम्पे क्या करती है कि वारेन हेस्टिंग की बात मान के इसको फांसी की सजा दे देती। किसको? घसीटी बेगम को। किसके कहने पे? वारेन हेस्टिंग के कहने पे, क्योंकि दोनों मित्रता थी। इसके कहने पे एलिजा एम्पे ने घसीटी बेगम को फांसी की सजा दे देती है। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी को, बड़े अधिकारी को, यानी कि जब उस पार्लियामेंट को पता चलता है कि जो घसीटी बेगम को फांसी दे दी गई, देखिए कारण है कि घसीटी बेगम भी अंग्रेज़ों के लिए पहले काम करती थी, अंग्रेज़ों से मिली हुई थी। इसलिए जब इसको पता चलता है तो इसमें कमेटी का गठन किया जाता है। जब कमेटी गठन किया गया तो पाया गया कि घसीटी बेगम निर्दोष थी। क्या? घसीटी बेगम निर्दोष थी। जब निर्दोष थी तब इसको वारेन हेस्टिंग को बुलाया जाता है ब्रिटिश, और इस पे महाभियोग चलाया जाता है। वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया जाता है। तो प्रथम गवर्नर जनरल था भारत का, जिसपे पहली बार प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ही था, जिसपे महाभियोग चलाया गया था। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता, कौन ऐसा गवर्नर जनरल था जिसपे महाभियोग चलाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग था जिसपे महाभियोग चलाया गया था। जान गए थे क्यों चलाया गया था? क्योंकि इसने घसीटी बेगम को बिना कसूर को फांसी दिलवा दिया गया था। अपने पावर का गलत यूज किया था, गलत इस्तेमाल करके इसको फांसी दिलवा दिया था, इसलिए इस पर महाभियोग चलाया था। महाभियोग चला के इसको हटा दिया जाता है। इस तरह से रेगुलेटरी एक्ट का समाप्त होता है। तो आज तक यहीं तक क्लास रहेगा, और आगे हम अगले क्लास में बात करेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में, और एक और टॉपिक उठाएंगे। तो आशा है आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो। तो अच्छा लगा होगा तो थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप में, जिससे हमको मोटिवेट मिल सके। आप जिस लोगों ने जिस तरह पहले वीडियो का सपोर्ट किए थे, जिस तरह देखे थे, उस तरह से इस वीडियो को भी थोड़ा शेयर कीजिएगा, जिससे हम आगे कंप्लीट आपको पूर्ण पॉलिटी को निष्पक्ष पूर्वक पढ़ा सके। जय हिंद।